हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका दोबारा से आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। मैं दीपक पांचाल आपके अपने इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि आज की जो वीडियो है वो है तीसरी वीडियो। इस तीसरी वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का आगे उससे टॉपिक जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज की वीडियो में हम उससे आगे का देखेंगे और देखते हैं कि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है ये आप प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, कौन कौन सा पोर्शन समझ में आ रहा है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं कि ये जितनी भी बातें कराई जा रही है आपको, जो ये बायोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कराया जा रहा है, ये सिर्फ उनके लिए कराया जा रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी को देखते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बातों को। बायोलॉजी है पार्ट 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीश्वेशन। अब देखते हैं ऑक्सीश्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था अनऑक्सीश्वेशन, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऑक्सीश्वेशन। ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज से ऊर्जा, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का जो काम होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम अनऑक्सीश्वेशन कहलाता है। अनऑक्सीश्वेशन कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। Aerobic respiration is such type of respiration in which oxygen is used for the formation of energy by the cell, by the human body cell। इंसानों के अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होती है, उन सेल के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करके उससे ऊर्जा बनाने का जो काम होता है वो सारा का सारा काम क्या कहलाता है? वो सारा का सारा काम कहलाता है आपका ऑक्सीश्वेशन। ऑक्सीश्वेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ऑक्सीश्वेशन 2 टाइप का होता है, या आप ये कह सकते हैं 2 पर उसमें कंप्लीट होता है। कैसे कैसे? पहला है आपका कि बाह्य श्वसन। पहला क्या है? बाह्य श्वसन। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर सिर्फ इतना काम होता है, मतलब ये वहां तक का पार्ट है जो सेल, जैसे कि मान के चलो ये सेल है आपकी, ये सेल है, यहां पर ये ग्लूकोज आई, इसमें इसको ग्लूकोज को यहाँ पर सिर्फ एंटर, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया जाता है सेल के पास, ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया जाता है सेल के पास। इसमें सिर्फ इतना ही काम किया जाता है, इस वाले हिस्से में सिर्फ इतना काम किया जाता है कि ऑक्सीजन को सेल के पास ट्रांसफर किया गया और वहां से कार्बन डाई लेकर वापसी आया गया। बाह्य श्वसन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका के पास पहुंचाना और CO2 को बाहरी वातावरण में मुक्त करना, इसमें इतना काम होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें इतना काम किया जाता है। फिर आगे देखा हमने कि ये बाह्य जो श्वसन होता है, जो बाह्य जो श्वसन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? अंतःश्वास यानी कि इनहेलेशन। इनहेलेशन समझिए, मतलब जो हम सांस लेते हैं, ये सांस लेने वाला जो काम होता है वो वाला आता है आपका। इसमें क्या करते हैं हम सांस जब लेते हैं तो सांस लेने की वजह से क्या होता है, हमारे फेफड़ों में क्या होती है, लंग्स में वायु चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है। ऑक्सीजन जाने के बाद हमारा जब हम सांस ऐसे हमने सांस ली तो एक बार सांस लेने में हम कितनी वायु को अंदर लेते हैं। पहली बात ये, इनहेलेशन में होगा क्या कि जो हमारे लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, उनके अंदर का जो दाब है वो कम होता है और बाह्य वातावरण का दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो गैस सांस के थ्रू हमारे लंग्स में चली जाती है और वहाँ जाकर स्टोर हो जाती है और प्योर हो जाती है। तो इसमें कहा गया कि फेफड़ों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है तो लंग्स ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जब लंग्स होते हैं फिर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस क्रिया के दौरान लंग्स, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इस क्रिया के दौरान लंग्स कितनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? तो आपका आंसर होगा 250 ml। समझ गए बात को? 250 ml ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है आपका बाह्य श्वसन, बाह्य श्वास यानी कि एक्सेलेशन। एक्सेलेशन, ठीक है, सांस को छोड़ने का काम।
जब इस क्रिया में देखते हैं तो इस क्रिया में जब सांस कब छोड़ी जाएगी, जैसे कि हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वहाँ की दाब ज़्यादा थी, अंदर की दाब कम थी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला। अब क्या हुआ, हमारे अंदर जो लंग्स है उन लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया। तो अब की बार जो है जो गैस होगी वो अंदर से बाहर की ओर आएगी, इसका मतलब हम सांस छोड़ेंगे, ये वाला काम, ये वाला काम, ठीक है, सांस छोड़ेंगे। इसमें क्या लिखा हमने, इसमें देखा कि फेफड़ों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस क्रिया के दौरान हम कितनी गैस छोड़ते हैं, तो आपका आंसर होगा 220 ml। कितनी गैस छोड़ते हैं, तो डियर स्टूडेंट 220 ml गैस छोड़ते हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वाली, ये वाली कि श्वास का जो मापन होता है, मतलब जो रेस्पिरेशन का जो मापन किया जाता है, जब उसको मापा जाता है कि सांस सही ले रहा है नहीं ले रहा है, क्या रेट है, देखा होगा आपने कि सांस लेने की जो रेट है उसको मापने का, जो दर है उसको मापने का जो यंत्र होता है, जो उसको मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को स्पायरोमीटर कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को स्पायरोमीटर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फेफड़ों में गैस का विनिमय, गैसों का विनिमय, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज इन द लंग्स, लंग्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है, समझ गए। हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन ली, यानी कि एटमॉस्फेयर से जो हमने गैस ली उसके अंदर हर एक गैस ली जाती है, लेकिन जो गैस हमारे काम की होती है वो शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बाकी गैस एज इट इज़ रिलीज कर दी जाती है, क्योंकि उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। और या आप ये कह सकते हो क्योंकि उन गैसेस को हमारे किसी वर्क में फंक्शनल करने के लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट ऑर्गन नहीं है बॉडी के अंदर जो इस बात का काम करे कि जो हमने गैस डायरेक्ट ले ली है वो एज इट इज़ हमारे बॉडी के अंदर काम कर सके और हम उसको फिर यूटिलाइज कर सके, ठीक है। जैसे मान के चलो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हम नाइट्रोजन को भी ग्रहण करते हैं, सांस लेने के दौरान बच्चा नाइट्रोजन को भी ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारा शरीर इतना अडेप्टिव नहीं है, हमारा जो बॉडी है वो इतनी अडेप्टिव नहीं है कि उस ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सके, सो दैट जब हम इनहेल करते हैं तब नाइट्रोजन को गेन किया हमने, लेकिन जब हमने एक्सहेल किया तब हम क्या काम करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, एज इट इज रिलीज कर देते हैं। तो बस यही बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, दो तीन बातें कि श्वास मनुष्य के फेफड़ों की क्षमता, यानी कि जब स्वस्थ कोई मनुष्य होगा उसके फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है, उसके फेफड़ों की क्षमता होती है 5800 ml। मतलब अगर एक यंग हेल्थी पर्सन है और यंग हेल्थी पर्सन के हम ये कहे कि कितनी कैपेसिटी होगी उसके लंग्स की एब्जॉर्ब करने की या कंटेन करने की एयर को, तो आपका आंसर होगा 5800 ml। एक मनुष्य एक बार में लगभग 12 से 18 बार, कुछ बुकों में लिखा हुआ है 12 से 18 बार, कुछ बुकों में स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है 12 से 15 बार। तो आप याद रखिए कि किसी भी मनुष्य द्वारा एक मिनट में सांस लेने की जो रेट कितने टाइम्स सांस लेता है, कितने बार सांस लेता है, तो आपका आंसर होगा 12 बार सांस लेता है, 12 से 15 बार सांस लेता है। सांस लेने की क्रिया में जब हम सांस लेते हैं मतलब हमने क्या किया, ये प्रोसेस किया, मतलब एक बार एक्सहेल एक बार इनहेल, ठीक है। इसको एक पूरा सांस लेना कहते हैं, मतलब वन टाइम्स ऑफ एक्सहेल, वन टाइम्स ऑफ इनहेल, ये जब दोनों एक साथ होंगे तब जाकर एक हमारी सांस लेने की क्रिया होगी। इसमें ऑक्सीजन की एक डायरेक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की एक डायरेक्शन होगी, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन इस तरफ को जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ को आ रही होगी, कभी इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती। दूसरी बात कि ये वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सांस लेने पर ब्रेन का कौन सा हिस्सा नियंत्रण करता है, या सांस लेने पर ब्रेन का कौन सा हिस्सा नियंत्रित रहता है, कौन से हिस्से पर इसका कंट्रोल रहता है, सांस लेने पर कौन से हिस्से का कंट्रोल रहता है, तो आपका आंसर होगा मेंडुला ऑब्लांगेटा, मेंडुला ऑब्लांगेटा। एक बार फिर से सुनिए, जो हम ये रेस्पिरेशन वाला काम करते हैं, सांस लेना रोक सकते हैं हम? नहीं रोक सकते।
मतलब कि सांस लेना रोकने का मतलब क्या कि मैं अपने सांस को रोक लूँ, वो बात अलग है। कुछ अपनी प्रैक्टिस के दौरान कुछ टाइम तक रोक लेते हैं, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा लंबे समय तक अपने सांस को रोक सके, ऐसे की बात की जा रही है। अगर ये कहा जाए कि सांस लेना रोका जा सकता है तो वो बात बिल्कुल गलत होगी। हम सांस लेना नहीं रोक सकते। इसीलिए जिन एक्शन पर हमारी बॉडी का जिन एक्शन पर हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो आपके उनको किस अंडर में रहता है, जिसे हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन से कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर ब्रेन के कौन से हिस्से का कंट्रोल रहता है? तो आपका आंसर होगा मेडुला ऑब्लिंगेटा का। हमने इसमें लिखा आगे कि मनुष्य द्वारा सांस लेने की क्रिया, मनुष्य जब सांस लेने की क्रिया करता है तो उसमें उतनी ही परसेंटेज में गैस ग्रहण करता है जितनी एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जब उसको एक्सेल करता है, जब सांस को छोड़ता है, तो छोड़ने के दौरान उतनी गैस वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि कुछ गैस एब्जॉर्ब कर ली जाती है शरीर द्वारा, कुछ गैस यूटिलाइज कर ली जाती है शरीर द्वारा, इसीलिए वो उतनी गैस नहीं छोड़ता। जैसे एटमॉस्फेयर में 21% गैस है, 21% ऑक्सीजन है, और जब इसको रिलीज किया जाता है तो वो 17% रिलीज किया जाता है, यानी कि 4% एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अगर हम उसके बाद बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर की 0.04%। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, लेकिन जब हम उसको एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, एक तो हमने ली वो तो आएगी, साथ में वो वाली गैस भी आती है, वो वाली CO2 भी मिलकर आती है, जो सेल्स ने अपने बाई प्रोडक्ट में, यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एनर्जी बनाने के बाद जो प्रोडक्ट छोड़ा है, रिलीज किया है, उससे छोड़ता है। तो ये 13% रिलीज करता है। सॉरी, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? एक मिनट जरा। हाँ, कितने रिलीज करता है? तो आपका आंसर होगा 13% रिलीज करता है। आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बहुत अच्छी बातें समझ में आई होगी। और मेरा आप लोगों से यही है कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ कंपटीशन में एक आधा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप लोगों से ये एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर किसी ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।